हेलो साथियों, मेरे इस चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि पता है कि हम अपने चैनल पे जो है वो साइंस का पार्ट शुरू किए थे, 4 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और ये 5वां पार्ट है। और अगर आपको हैंड रिटेन नोट्स चाहिए तो इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं आप 9572589800 पे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग ध्वनि पढ़ते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं साउंड। तो साउंड के बारे में आज पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि साउंड जो है वो कैसा तरंग है, ध्वनि कैसा तरंग है। तो जो ध्वनि है वो अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग है, इसी को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो साउंड जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, यानी कि अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग है। दूसरा पॉइंट कि जो साउंड है वो हम साउंड को चलने के लिए यानी कि इसके संचरण के लिए हमेशा माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी कि साउंड को चलने के लिए प्रोपागेट करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए जो साउंड है वो निर्वात यानी कि वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर पाता है। तो सबसे बड़ी बात यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि साउंड किस चीज में जो है ट्रेवल नहीं करता है, प्रोपागेट नहीं करता है, संचरण नहीं करता है। तो साउंड वैक्यूम में जो है ट्रेवल नहीं करता है। 3 पॉइंट मुख्यतः बता दिए। साउंड अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग है, यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। इसको चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। और तीसरा बोले कि वैक्यूम में नहीं ट्रेवल करता है। इसके अलावा क्वेश्चन बनता है कि ध्वनि की चाल वैक्यूम यानी कि निर्वात में कितनी होती है। तो ध्वनि की चाल निर्वात में 0 होती है। और वही अगर पूछा जाए कि ध्वनि की चाल हवा यानी एयर में कितना होता है, तो 332 मीटर पर सेकेंड होता है। तो देखिए यहाँ से इससे क्वेश्चन पूछा जाए कि ध्वनि की चाल वैक्यूम में कितना होता है, हवा में कितना होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ध्वनि जो है किस चीज में ट्रेवल नहीं करता है, प्रोपेगेट नहीं करता है, तो निर्वात में नहीं करता है। और ध्वनि जो है वो कैसा तरंग है, तो अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग है। तो यहाँ से क्वेश्चन दिखता है। इसके अलावा आगे देखिए, ध्वनि की चाल, तो ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा होता है ठोस में, उससे कम होता है द्रव्य में और सबसे कम होता है गैस में। तो याद रखिएगा, सॉलिड में जो ध्वनि का चाल यानी कि जो स्पीड होता है साउंड का वो सबसे ज्यादा होता है, उससे कम लिक्विड और सबसे कम गैस में होता है। ठीक है। इसके अलावा अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का या फिर कोई भी मीडियम का अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तापमान को बढ़ाएंगे, तो ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, यानी कि तापमान बढ़ाने पे ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। कितना बढ़ता है, तो 1 डिग्री सेल्सियस अगर आप तापमान बढ़ाते हैं तो 0.61 मीटर पर सेकंड जो है वो स्पीड यानी कि ध्वनि की चाल जो है वो बढ़ जाती है। तो सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि अगर किसी भी माध्यम का अगर आप तापमान बढ़ाते हैं तो ध्वनि की चाल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ध्वनि की चाल भी जो है वो बढ़ जाएगा। और कैसे बढ़ेगा, तो 1 डिग्री सेल्सियस अगर तापमान बढ़ता है तो 0.61 मीटर पर सेकंड जो है वो वेलोसिटी यानी कि चाल जो है वो बढ़ जाएगा। अगला है आर्द्रता, इसको ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो देखिए, अगर 2 तरह का हवा होता है, एक नमी होता है हवा में, एक शुष्क हवा होता है। तो नमी युक्त हवा में जो है वो ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा होता है शुष्क हवा के कंपेयर में। तो आप यही याद रखिएगा कि नमी युक्त हवा में ध्वनि की चाल ज्यादा होती है और शुष्क हवा में ध्वनि की चाल कम होती है। इसके अलावा प्रेशर वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत बार हाल फिलहाल बिहार पुलिस का जो एग्जाम हुआ इसमें भी क्वेश्चन देखने को मिला था। तो याद रखिएगा कि दाब यानी ध्वनि की चाल पर जो है वो दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ध्वनि की चाल पे दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यही क्वेश्चन पूछा जाएगा ना कि बताइए कि दाब बढ़ाने पे ध्वनि की चाल का क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ध्वनि का चाल जो है वो दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि ध्वनि और दाब से दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं बनता है। तो चारों समझ में आ गया होगा। तापमान बढ़ाने पे ध्वनि की चाल बढ़ती है। आर्द्रता, तो नमी युक्त हवा में जो है ध्वनि की चाल ज्यादा होती है और शुष्क हवा में कम होती है। और दाब के अनुसार तो ध्वनि की चाल पे दाब का कोई प्रभाव नहीं होता है। चलिए आगे चलते हैं। ध्वनि की कुछ लक्षण होती है जिसको इंग्लिश में कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। तो साउंड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रबलता, इसको हम कहते हैं इंग्लिश में लाउडनेस। तो लाउडनेस देखिए, सबसे पहले ऐसे करके साउंड जो है ना इस रूप में ट्रेवल करता है, इस रूप में, ठीक है, ऐसे करके साउंड ऐसे कंप्रेशन और रियर फ्रैक्शन के फॉर्म में शेयर ट्रेवल करता है। तो ये मान के चलिए हम इस तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंट किया है। तो इस सबसे ज्यादा इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो देखिए, जिसका आयाम ज्यादा होगा, हिंदी में इसी को एम्पलीट्यूड को हिंदी में कहते हैं आयाम। तो जिस ध्वनि का आयाम ज्यादा होगा उस ध्वनि का प्रबलता यानी लाउडनेस भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो सिंपल सा जो प्रबलता है यानी लाउडनेस है वो किस चीज पे निर्भर करेगा, तो आयाम पे निर्भर करेगा। कहने का मतलब कि अगर एम्पलीट्यूड यानी आयाम जो है अधिक होगा तो ध्वनि तेज होगा, और अगर आयाम कम होगा तो ध्वनि जो है वो मंद होगा। तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्रबलता है, लाउडनेस है, वो किस चीज पे निर्भर करता है, तो आयाम पे निर्भर करता है। आयाम ज्यादा होगा
तो प्रबलता जो है, लाउडनेस जो होगा वो ज़्यादा होगा। आयाम कम होगा तो लाउडनेस जो है वो क्या होगा, कम होगा। और जो प्रबलता लाउडनेस है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका एसआई मात्रक डेसिबल होता है और इसको हम डीबी से इंडिकेट करते हैं। ठीक है। अब देखिए, जो हम लोग नॉर्मल बातचीत करते हैं ना, नॉर्मल यानी माध्यम जो बातचीत होता है नॉर्मल, उसका आवाज का जो प्रबलता है, डेसिबल है या लाउडनेस जो है वो 30 से 40 के बीच में होता है। लेकिन वही अगर शोर वाला आवाज निकाल रहे हैं, यानी कि शोर कहने का मतलब नॉइज वाला, तो उसका जो आवाज का लाउडनेस होता है यानी कि प्रबलता होता है वो 80 डेसिबल से ज्यादा होता है। तो 80 डेसिबल से ज्यादा लाउडनेस वाला जो साउंड होता है ना, उसको शोर कह देते हैं। और 30 से 40 हम लोग सामान्य बातचीत में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगला है तरात्व, यानी इसी को इंग्लिश में कहते हैं पिच। तब पिच क्या है, जैसे प्रबलता लाउडनेस आयाम पे निर्भर करता था, उसी तरीका से जो तारत्व है वो आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी पे निर्भर करता है। तारत्व किस पे निर्भर करता है, तो फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति पे निर्भर करता है। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, उच्च आवृत्ति है, तो आवाज पतला तरत वाला होगा। जैसे बच्चा और महिला का आवाज क्या होता है, थोड़ा पतला होता है। या इस मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इसका ज्यादा होता है। और अगर निम्न आवृत्ति यानी लो फ्रीक्वेंसी वाला आवाज होगा तो उसका आवाज क्या होगा, मोटा होगा। जैसे पुरुष या फिर शेर का आवाज होता है। तो सिंपल सा याद रखिएगा कि अगर आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो आवाज पतला होगा, यानी कि पिच उसका कम होगा। और अगर आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी कम है तो उसका आवाज क्या होगा, मोटा होगा। तो ये हो गया, पिच किस पे निर्भर कर रहा है, तो आवृत्ति पे। तारत्व किस पे निर्भर कर रहा है, आवृत्ति पे। चलिए सेकंड पेज की तरफ चलते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए अगला है गुणता, इसको कहते हैं इंग्लिश में क्वालिटी या टिम्बर। तो क्वालिटी या टिम्बर जिस गुणता का काची काम है, तो दो, अगर मान लीजिए दो समान प्रबलता और तरत्व यानी सेम लाउडनेस और सेम पिच का अगर दो साउंड दिख जाए तो उसको अलग करना है, तो उसको अलग करने वाले गुण को ही कहते हैं गुणता या क्वालिटी या टिम्बर कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक हारमोनियम का आवाज है और एक तबला का आवाज है। हारमोनियम और तबला दोनों का आवाज सेम लाउडनेस से निकल रहा है और सेम पिच से निकल रहा है। तो बताना है, तो उसको अब ये बताना होगा कि कौन आवाज हारमोनियम का है, कौन तबला का है। तो ये किसके मदद से बता सकते हैं, तो गुणता यानी कि क्वालिटी की मदद से हम बता सकते हैं। तो सिंपल सा दो सेम एम्पलीट्यूड और सेम तारत्व वाली ध्वनि को अलग कौन करता है, तो गुणता। इसके अलावा तीव्रता, तो तीव्रता का एसआई मात्रक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वाट पर मीटर स्क्वायर होता है इसका एसआई यूनिट। तो तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वाट पर मीटर स्क्वायर, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा क्वेश्चन बनता है तरंग के प्रकार से। तो तीन तरह का होता है, अपश्रव्य वेव, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंफ्रासोनिक साउंड। दूसरा होता है श्रव्य ध्वनि, इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑडिबल। और तीसरा होता है पराबैंगनी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अल्ट्रासोनिक। अपश्रव्य का जो इंफ्रासोनिक का जो फ्रिक्वेंसी होता है, आवृत्ति होता है, वो 20 हर्ट्ज से कम होता है। ठीक है, 20 हर्ट्ज से कम, जिसको हम लोग नहीं सुन सकते हैं। और इसको सुन कौन सकता है, तो हाथी, व्हेल या भूकंप। तो इतना क्वेश्चन पूछा जाए कि 20 हर्ट्ज से कम जो आवाज होता है उसको कौन सा कहते हैं, तो अपश्रव्य कहते हैं, यानी कि इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं। और 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक के साउंड को कहते हैं श्रव्य, यानी इंग्लिश में इसको कहते हैं ऑडिबल। और ये हम लोग क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। तो ह्यूमन ईयर्स जो होता है ना, वो ऑडिबल के अंतर्गत आता है। और इसका फ्रीक्वेंसी यानी कि जो फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब आवृत्ति, वो कितना से कितना हर्ट्ज होता है, तो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होता है। इसके अलावा पराबैंगनिक यानी अल्ट्रासोनिक, तो अल्ट्रासोनिक का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होता है। अच्छा, 20,000 से हर्ट्ज से ज्यादा वाला आवाज कौन सुनता है, तो चमगादड़ हो गया, डॉल्फिन हो गया, सोनार हो गया। तो सोनार में इस्तेमाल होता है पराबैंगनी किरण, यानी अल्ट्रासोनिक वेव का इस्तेमाल होता है। तो 20 हर्ट्ज से कम वाला अपश्रव्य, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक वाला श्रव्य, और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा वाला पराबैंगनी। इसके अलावा क्वेश्चन जो है सोनार से भी दिख जाता है। तो पहला तो सोनार से सोनार का फुल फॉर्म ही दिख जाता है। तो सोनार का फुल फॉर्म कौन होता है, तो एस ओ से हो गया साउंड, एन से हो गया नेविगेशन, ए से हो गया एंड रैंगिंग। तो साउंड, नेविगेशन एंड रैंगिंग इसका फुल फॉर्म होता है। इसका काम कौन होता है, तो पानी के अंदर के वस्तु को की दूरी, दिशा और गति को बताता है। पानी के अंदर कोई वस्तु होता है ना, उसकी दूरी, दिशा और गति को बताता है। सोनार में दो चीज लगा रहता है, एक होता है ट्रांसमीटर और एक होता है रिसीवर या डिटेक्टर। ट्रांसमीटर को इंग्लिश में कहते हैं प्रेषित और डिटेक्टर को कहते हैं अभिग्राही। ट्रांसमीटर जो है अल्ट्रासोनिक साउंड को प्रोड्यूस करता है, और जो डिटेक्टर है उससे आने वाला जो वेव जो टकरा के वापस आता है ना वस्तु से, तो उसको डिटेक्ट करता है। सोनार का अलग कुछ यूज है, जैसे समुद्र की गहराई मापने में सोनार का इस्तेमाल होता है।
और जो समुद्र के अंदर पनडुब्बी या हिमखंड होता है उसको पता करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है सोनार का। तो यूज से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि बताइए कि सोनार का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, तो समुद्र की गहराई मापने में और पनडुब्बी और हिमखंडों को पता करने में। इसके अलावा इको से भी क्वेश्चन दिख जाता है। तो देखिए सबसे पहले इको क्या होता है, तो किसी भी सरफेस से ध्वनि के टकरा करके वापस सुनाई देना ही क्या कहलाता है, इको या प्रतिध्वनि कहलाता है। और प्रतिध्वनि सुनने के लिए आपको मिनिमम दूरी कितना होना चाहिए, तो 17.2 मीटर होना चाहिए। और एक और बात की जो आवाज जो है ना वो 0.1 सेकंड तक रहता है कानों में। अगर उतना माइंड में रह गया तो आवाज को दोबारा आप सुन सकते हैं। और इको का प्रयोग कहाँ पे होता है, तो स्टेटोस्कोप में और सोनार में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए मिनिमम दूरी कितना होना चाहिए, 17.2 मीटर। कितना देर समय तक रहता है हमारे माइंड में, तो 0.1 सेकंड तक। और इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो स्टेटोस्कोप और सोनार में। फिर है अगला कुछ नोट पॉइंट हम लिख दिए हैं। जैसे पहला नोट पॉइंट ये है कि ध्वनि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इसमें क्या चीज अपरिवर्तित रह जाता है। क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में दिखा है। तो फ्रीक्वेंसी जो आवृत्ति जो है वो अपरिवर्तित रह जाता है। ध्वनि जब एक मीडियम से दूसरे माध्यम में जाता है तो आवृत्ति जो है वो क्या रह जाता है, तो अपरिवर्तित, आवृत्ति चेंज नहीं होता है। इसके अलावा डॉपलर प्रभाव का संबंध किससे है, तो ध्वनि से। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में दिख गया है। और इसके अलावा मैक संख्या, अगर मैक संख्या 1 से ज़्यादा है तो वो सुपरसोनिक होगा, और मैक संख्या अगर 5 से ज़्यादा है तो हाइपरसोनिक होगा। तो मैक सोनिक वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बहुत बार एग्जाम में देखे हैं। मैक संख्या अगर 1 से ज़्यादा है तो ऑब्जेक्ट सुपरसोनिक होगा, और 5 से ज़्यादा है तो हाइपरसोनिक होगा। तो उम्मीद करते हैं कि पूरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा। हम पीडीएफ चाहिए तो हम नंबर अपना दे दिए थे, उस नंबर पे आप मैसेज कर दीजिएगा, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। बाकी धन्यवाद।